So I hope the definition of partnership is clear to you all. तो पार्टनरशिप में क्या होता है, कुछ पर्सन्स मिलकर किसी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस बांटने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. There are two types of features of partnership. First is statutory features. Second is general features. Statutory features means legal features जो हमें फॉलो करनी ही पड़ेंगी. लीगल फीचर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीगल फीचर इज मोर देन वन पर्सन. एक अकेला पर्सन खुद का पार्टनर नहीं हो सकता. ये सबको पता है कि एक पर्सन किसी का पार्टनर नहीं है. जब दो पर्सन किसी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं तो पार्टनरशिप स्टार्ट होती है. दैट मीन्स किसी भी पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर्स होने जरूरी है. मिनिमम 2. अगर 2 से कम होता है देन दैट पार्टनरशिप विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल पार्टनरशिप. वो पार्टनरशिप इलीगल हो जाती है, कानून के खिलाफ. नेक्स्ट आता है, अगर मैक्सिमम जो है इसकी रेंज मैक्स 50 पार्टनर्स हो सकते हैं. अगर ये रेंज 50 को क्रॉस कर जाती है तो भी ये पार्टनरशिप इलीगल हो जाती है. दैट मीन्स मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर शुड बी देयर इन पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी पार्टनरशिप को करने के लिए कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर होने चाहिए. अगर उससे 2 से कम होते हैं तो भी इलीगल है, अगर 50 से ज्यादा होती है तो भी इलीगल पार्टनरशिप है. स्टैट्यूटरी फीचर्स में सेकंड आता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस. यानी कि उसमें एक बिजनेस का होना जरूरी है. अगर कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, किसी सोशल वर्क के लिए वो पार्टनर बने हैं, दैट विल नॉट कॉल्ड एज पार्टनरशिप. वो बिजनेस पार्टनरशिप नहीं होती है, क्योंकि बिजनेस पार्टनरशिप में एक बिजनेस का होना जरूरी है. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है. कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. अब अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, दैट पर्सन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्टनर. अब इसके कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि माइनर है. माइनर क्योंकि किसी भी पर्सन को पार्टनर बनने के लिए कम से कम 18 की एज होना जरूरी है, और माइनर कभी भी पार्टनर नहीं होता है. वो सिर्फ प्रॉफिट ले सकता है अगर उसके नाम पे कोई पैसा है, कोई भी उसकी एसेट पड़ी है, वो एसेट इन्वेस्ट करता है या पैसा इन्वेस्ट करता है, उस पैसे के ऊपर उसको प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन वो होली पार्टनर कभी नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक उसकी एज 18 ईयर्स क्रॉस नहीं करती है तब तक वो पार्टनरशिप में नहीं आ सकता है. वो सिर्फ एक डीम्ड पार्टनर रहता है, माना हुआ पार्टनर होता है. सो कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है, और कॉन्ट्रैक्ट वही पर्सन कर सकता है जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए लीगल तौर पर होगा. दैट मीन्स कानूनी तौर पर उसको रेफर किया गया है कि आप पार्टनर बन सकते हैं. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना उनके बीच में जरूरी है. माइनर के अलावा और क्या होता है, कोई पर्सन ऐसा है जो कि मेंटली एबल्ड नहीं है पार्टनर बनने के लिए, यानी कि मेंटली रिटार्डेड है या कोई भी उसको प्रॉब्लम है, तो वो पर्सन कानूनी तौर पर भी पार्टनर नहीं बन सकता है. लीगली वो किसी भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता है. हु इज मेंटली रिटार्डेड पर्सन. मेंटली रिटार्डेड. नेक्स्ट आता है एक ऐसा पर्सन जिसको हमारे कानून ने भी, हमारे जो लॉ ने भी उसको पार्टनर बनने की परमिशन नहीं दी है, कि वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, इसीलिए वो किसी भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता. तो लॉ भी उसको अगर परमिशन नहीं देता है तो वो उस पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर कर सकता. तो कुछ लोग ऐसे, कई तरह के लोग होते हैं जो कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते हैं. तो एग्जांपल मैंने बता दिए हैं, माइनर, मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, या फिर जो पर्सन किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसको लॉ भी परमिशन नहीं देता कि आप कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनर बनो. नेक्स्ट 4th पॉइंट आता है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग प्रॉफिट.
किसी भी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना और उसको शेयर करना। अगर कोई बिजनेस पार्टनर, कोई भी पार्टनरशिप जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं की जाती है, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप, उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। सो प्रॉफिट को शेयर करना भी आना चाहिए। उसमें प्रॉफिट अगर शेयर नहीं किया जा रहा है, एक ही पर्सन प्रॉफिट ले रहा है, तो वो भी सोल ट्रेड हो जाएगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग, सबके बीच में प्रॉफिट शेयर करने का एक रेशो होना चाहिए। किस रेशो में वो प्रॉफिट उन सब पार्टनर्स में शेयर किया जाए। जैसे कि इसमें माइनर का पॉइंट मैंने बताया है कि माइनर कैन बी ए पार्टनर बट इन प्रॉफिट, बट इन प्रॉफिट्स, वो सिर्फ प्रॉफिट्स में पार्टनर हो सकता है, वो लॉसेस में पार्टनर नहीं होगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। कैसे? कोई भी पर्सन अगर कोई पार्टनरशिप के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके लिए हर एक पर्सन लायबल होता है। वो खुद ही मालिक है, खुद ही एजेंट है, उसके हर एक एक्टिविटी से दूसरा पर्सन अफेक्ट होता है। तो उनका आपस में रिलेशनशिप, इसमें ये नहीं है कि कोई मालिक है और कोई नौकर है, सब इक्वल है। तो सब प्रिंसिपल भी है, सब एजेंट भी है। दैट मीन्स हर कोई मालिक भी है, हर कोई सबऑर्डिनेट भी है एक दूसरे के। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है वो पर्सन मालिक हो गया, बाकी सब उसके सबऑर्डिनेट उसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट टाइम अगर कोई दूसरा है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है किसी के साथ, तो वो मालिक हो गया। दैट मीन्स सबके बीच में सेम रिलेशनशिप है, सब इक्वल है, कोई भी ऊपर कम या ज्यादा नहीं है। बट डिफरेंस कहाँ आता है? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आता है कि किसी की कैपिटल ज्यादा है तो उसको प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता है, किसी की कैपिटल इन्वेस्टेड कम है तो उसको प्रॉफिट कम मिल सकता है। डिफरेंस वहां आता है, अदरवाइज सबके जो राइट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आता है जनरल फीचर। दीज वर द स्टैट्यूटरी फीचर्स। जनरल फीचर्स में सबसे पहली फीचर आती है अनलिमिटेड लायबिलिटी, जैसे कि सोल ट्रेड में होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है व्हेन द बिजनेस और द पार्टनरशिप फॉर्म इज डिसॉल्व्ड। जब पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन मतलब होता है जब पार्टनरशिप फॉर्म बिल्कुल खत्म होती है, बंद होती है और उन सबके बीच में पार्टनरशिप खत्म होती है। In that case, first of all, outside liabilities will be paid from the assets or profits of partnership, and after that, if the profits and the assets are not sufficient to pay the liabilities, outside liabilities, then the liabilities will be paid from the assets of the partners. It can be collectively or individually. या तो सबकी मिली जुली जो एसेट है जो सबने मिलकर खरीदी हुई है। कई बार ऐसा होता है कुछ पार्टनर्स मिलकर कहीं पर पैसा किसी लैंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं दूर लैंड खरीद ली मिलकर, तो पहले उसको जो कलेक्टिव खरीदी हुई है उसको बेचा जाएगा, आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट की जाएगी, एंड आफ्टर दैट इफ पेमेंट इज नॉट सफिशिएंट टू पे आउटसाइड लायबिलिटीज देन द इंडिविजुअल एसेट्स विल बी सोल्ड। तो जो उनकी अपनी पर्सनल एसेट्स है उनको भी सेल किया जाएगा टू पे द आउटसाइड लायबिलिटीज। नेक्स्ट इज नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। किसी की भी सेपरेट इंडिविजुअलिटी नहीं है, कोई भी सेपरेट नहीं है। दैट मीन्स बिजनेस और पार्टनर सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि अगर बिजनेस एंड होता है तो बिजनेस के साथ साथ उसकी जो लायबिलिटी, उसकी एसेट्स होती हैं वो भी होल्ड पे आ जाती है। तो वो अलग अलग नहीं है, बिजनेस और पार्टनर दोनों एक ही चीज है। बिजनेस पार्टनरशिप के नाम से कोई एसेट खरीदी जाए या पार्टनर्स के नाम से खरीदी जाए, बात एक ही है। क्योंकि एट लास्ट अगर डिसोल्यूशन होता है तो पहले पार्टनरशिप फॉर्म की एसेट्स को बेच के कलेक्टिव एसेट्स को भी बेचा जाता है, बिकनी तो है ही है। दैट मीन्स पार्टनर्स और पार्टनरशिप दोनों सेम होते हैं, अलग नहीं होते, कोई इनकी इंडिविजुअलिटी नहीं होती। नेक्स्ट आता है अटमोस्ट गुड फेथ। सबके बीच में विश्वास होना चाहिए। कोई भी अगर वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जो कि उनकी पार्टनरशिप को, उनकी प्रॉफिट को या उनके लॉसेस को अफेक्ट करती है, उन सबको अफेक्ट करती है, तो उन सबकी एक ड्यूटी होती है कि वो सब मिलकर डिसाइड करें। सबके बीच में फेथ होना चाहिए। कोई भी एक अकेला पर्सन किसी चीज के लिए डिसीजन नहीं लेगा।
सपोज एक पर्सन किसी नए पार्टनर को लाता है कि इस पार्टनर को हम पार्टनरशिप में एंटर करवाते हैं, तो कोई अकेला पर्सन उसके लिए अपनी कंसेंट नहीं देगा जब तक कि सभी पार्टनर्स मिलकर एग्री नहीं हो जाते कि वो पर्सन उस पार्टनरशिप में आ सकता है। तो सबके एग्री होने के बाद, सबकी कंसेंट के बाद ही वो न्यू पार्टनर एडमिट होगा। दैट मीन्स उन सब, क्योंकि वो नया पार्टनर जब आता है तो पूरा पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अफेक्ट हो जाता है। जो भी नया पार्टनर आएगा कुछ कैपिटल लाएगा तो बिजनेस जो पार्टनरशिप की कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो अफेक्ट हो गया। जो भी एक्टिविटी उन सबको अफेक्ट करती है तो उन सब के बारे में सभी पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट होनी जरूरी है। तो अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है उन सब में आपस में पूरा फेथ होना चाहिए कि हमने कोई भी चीज एक दूसरे से छुपाई नहीं है। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी पार्टनर अपने इंटरेस्ट को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करने से पहले सभी पार्टनर्स की राय लेगा, अपनी मर्जी से। वो ये नहीं कहेगा, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस में ए पार्टनर है और वो चाहता है कि मैं जितना भी इस बिजनेस में प्रॉफिट कमाऊं वो बी को पे किया जाए। वो अपनी मर्जी से बी का नाम उसमें नहीं लिखवा सकता जब तक कि उस पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं वो एग्री नहीं हो जाते। अगर वो एग्री हो जाते हैं तो ही वो अपना इंटरेस्ट जो है, अपना जो भी फायदा है वो बी को ट्रांसफर कर सकता है, अदरवाइज वो बी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। सम रिस्ट्रिक्शंस आ गए, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसको पूरा करना पड़ता है। दैट मीन्स म्यूचुअली अगर वो एग्री होते हैं कि बी पर्सन, अगर उनको लगता है कि जो बी पर्सन है वो फेथ के लायक नहीं है तो वो उससे एग्री नहीं होते हैं कि आप अपना इंटरेस्ट उसको ट्रांसफर करो। अगर वो एग्री नहीं होते तो वो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो वो प्रॉफिट उसी को मिलेगा। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड इट्स फीचर। इन नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट क्लास we will do the next part, partner merits and demerits of partnership and types of partnership. So till then, thank you.